नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तक हम लीवर, गॉल ब्लेडर, स्टोमक ये सब पढ़ चुके हैं। स्टोमक से जो खाना या जिसको अपन बोलते हैं काइम, ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाइल और पैनक्रियाटिक जूस ये दोनों भी आके मिलते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन काम है वो है एब्जॉर्प्शन का, यानी जो भी खाने के पाचन के बाद में हमारे शरीर के लिए जो भी जरूरी उपयोगी पदार्थ बनेंगे, तत्व बनेंगे, उनका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो चालू होती है यहां से। ये क्या है? ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। पाइलोरिक स्फिंक्टर ये अपन देख चुके हैं स्टोमक में कि जो स्टोमक का पाइलोरस वाला भाग होता है उसके एंड में ये स्फिंक्टर होता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर इसको कहते हैं। यहां से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन चालू होती है और ये पूरा जो बीच में आप ऐसा मुड़ी तुड़ी स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, ये पूरी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये यहां से शुरू होकर खत्म कहां होती है? तो यहां पर जहां ये इलियम लिखा हुआ है, तो छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है इलियम, और बड़ी आंत का जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सीकम। तो यहां पर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और इस जगह का नाम है इलियो सीकल वाल्व, है ना। इलियम का इलियो और सीकम का सीकल, उससे मिलकर बना है इलियो सीकल वाल्व। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेकर इलियो सीकल वाल्व तक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन फैली हुई होती है। अब देखिए ये इतनी बड़ी है, फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये पतली है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके चारों तरफ लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है, डायामीटर का मतलब है मोटाई। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन की मोटाई है वो ज्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मोटाई है वो कम है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और इसके जो चारों तरफ है उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में ज्यादा होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है लगभग 6 मीटर। अब ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे शुरुआती पार्ट है उसको कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद वाला जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं जेजुनम। और जो इसका सबसे लास्ट में जो पार्ट है जो हरे हरे रंग में दिख रहा है इसको बोलते हैं इलियम। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। यदि हम इसके टिश्यू लेवल की स्ट्रक्चर की बात करें या इसकी वॉल्स हम देखें तो सेम जैसे स्टोमक में हमने बात की थी ना भाई, 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर सीरस, फिर म्यूकस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। उसी तरह से इसमें 4 लेयर होती हैं। तो ये तो हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा छोटा परिचय। अब हम आगे आए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है उसका नाम होता है विलाई। विलाई ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। ये होती क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे अंदर वाली जो लेयर है यानी म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें यदि हम देखें तो छोटे छोटे, जैसे ये मान लीजिए म्यूकस, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, तो इसमें जो छोटे छोटे कई सारे प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, इन्हीं प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? विलाई। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये एक पूरे विलाई की बड़ी करके जूम करके स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। तो ये जो विलाई होते हैं इनकी हाइट होती है लगभग 1 मिलीमीटर। इनकी हाइट लगभग 1 मिलीमीटर होती है। और इनकी मोटाई की यदि हम बात करें, डायामीटर की यदि हम बात करें, तो वो 1 mm से भी कम होता है। ठीक है। और इनकी जो दीवार है, यदि अपन इस विलाई की इस दीवार को देखें
तो आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर कई सारी कोशिकाएं होती है। ये जो आपको कई सारी कोशिकाएं दिख रही है, इनको कहते हैं एंटेरोसाइट्स। एंटेरोसाइट्स, देखिए एंटेरो शब्द प्रयुक्त होता है इंटेस्टाइन के लिए, और साइट्स माने होता है कोशिका। किसी भी शब्द के आगे आपको साइट लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब वो कोशिका के लिए प्रयुक्त हुआ है, सेल के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो विलाई की दीवारें, विलाई की एपिथेलियल वॉल जिस कोशिकाओं से बनी हुई होती है उनको कहा गया है एंटेरोसाइट। और इन एंटेरोसाइट से भी छोटे छोटे और कई प्रोजेक्शंस निकलते हैं। मतलब विलाई खुद अपने आप में प्रोजेक्शन है, विलाई की कोशिकाएं हैं एंटेरोसाइट, और एंटेरोसाइट पे भी छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकलते हैं, इनको कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रो माने छोटा, तो जो विलाई से भी छोटा है वो है माइक्रोविलाई। अब इनका काम क्या है? तो विलाई और माइक्रोविलाई ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। क्या काम है इनका? सरफेस एरिया बढ़ा देना। इससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ने से यहां से होने वाला एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, क्योंकि हमने देखा भाई स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? एब्जॉर्प्शन करना, अवशोषण करना। तो माइक्रोविलाई और विलाई दोनों मिलके एब्जॉर्प्शन के काम में हेल्प करते हैं। और एक विलाई के बीच में ये इस तरीके से लैक्टियल गुजरती है। लैक्टियल जो होती है ये आगे जाके खुलती है लिम्फेटिक वेसल्स में, यानी लसिका तंत्र में। लिम्फेटिक वेसल का पार्ट होता है। मेनली क्या होता है, जो फैट यहां पे एब्जॉर्ब होता है वो लैक्टियल्स के थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। तो ये तो बात हुई विलाई और माइक्रोविलाई की। अब देखिए यहां पे कई तरह की ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें एक तो हमने एंटेरोसाइट की बात कर ही ली है, दूसरी यहां जो कोशिकाएं हैं वो ये रही अर्जेंटेफिन सेल। इन्हीं का एक और नाम होता है एंटेरोक्रोमेफिन। एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स, ठीक है, अर्जेंटेफिन या फिर एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स। और इनका काम क्या है? इनका काम है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, ये हमने स्टोमक में भी देखा था और यहां पर भी ये होता है। तो ये कोशिकाएं जो है ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल के सिक्रेशन में हेल्प करती है। तीसरे नंबर की है गोबलेट सेल। गोबलेट सेल का काम क्या है? म्यूकस सिक्रेट करना। और चौथे नंबर की जो सेल होती है वो होती है पेनिथ सेल। पेनिथ सेल का काम है साइटोकाइंस सिक्रेट करना। तो मेनली यहां पे चार तरह की कोशिकाएं होती है। पहली हो गई एंटेरोसाइट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दूसरी है अर्जेंटेफिन या एंटेरोक्रोमेफिन सेल, जो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल सिक्रेट करती है। तीसरी हो गई गोबलेट सेल, जो म्यूकस सिक्रेट करती है। और चौथी हो गई पेनिथ सेल, जिसका काम है साइटोकाइन का सिक्रेशन करना। इसके अलावा भी एक और तरह की ग्लैंड जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग यानी ड्यूडेनम में पाई जाती है, जिनका नाम है ब्रूनर ग्लैंड्स। ये भी म्यूकस सिक्रेशन का ही काम करती है। तो हमसे इनमें से किसी भी सेल के बारे में सवाल पूछ लिया जाए कि पेनिथ, ब्रूनर, अर्जेंटेफिन, एंटेरोसाइट ये कहां पाई जाती है, तो हमारा जवाब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए इंटेस्टाइनल जूस, यहां केवल एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है, कुछ डाइजेशन भी होता है। और डाइजेशन करने में जो हेल्प करता है वो कौन है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का नाम है सक्कस एंटेरिकस। ये हमें ध्यान रखना है कि सक्कस एंटेरिकस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस को कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? बाइल आता है। बाइल के अलावा इसके अंदर हमने देखा था कि जो पैनक्रिएटिक जूस है वो शामिल होता है, और साथ ही साथ कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रेशन भी इसमें शामिल होते हैं। एक दिन में इसका कितना सिक्रेशन होता है? तो एक दिन में इसका सिक्रेशन होता है 1800 मिलीलीटर। पीएच इसकी लगभग 8.3 होती है, इसका मतलब ये एल्केलाइन है।
अब यदि हम इसके काम देखें तो ये देखिए, जो इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो एक तो हमें ध्यान रखना है पेप्टाइडेज, जो प्रोटीन का पाचन करेगा। बाकी सुक्रोज ये कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। एक होता है लाइपेज, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही है ना। एक लाइपेज होता है जो फैट का। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का पाचन होता है। पैनक्रिएटिक जूस के द्वारा जो पाचन होता है या बाइल के द्वारा जो पाचन होता है वो हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो ये काम हो गया सक्कस एंटेरिकस का। एक इसका काम होता है कि जो म्यूकस सीक्रेट हुआ, हमने देखा था गॉबलेट सेल्स से, ये म्यूकस क्या करता है, जो काइम आया था हमारे स्टोमक से, वो काइम कैसा था, एसिडिक था। तो उस एसिडिक काइम से बचाने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन कर रहा है, म्यूकस कर रहा है। और इसके अलावा एक हमने देखा था कि पेनिथ सेल से साइटोकाइंस सिक्रेट हो रहे हैं। ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, माइक्रोब्स से हमारी सुरक्षा करते हैं। तो जो इंटेस्टाइनल जूस है उसका एक और काम क्या हो गया, प्रोटेक्टिव फंक्शन। म्यूकस एसिडिक काइम से प्रोटेक्ट करेगा और साइटोकाइंस माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो इंट्रिंसिक फैक्टर है कैसल का, वो B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और B12 जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी है। तो ये तो बात हो गई हमारे सक्कस एंटेरिकस के कामों की। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन देखें तो एक तो डाइजेशन वाला हमने देख ही लिया, मतलब जो भी सक्कस एंटेरिकस के काम है वो सब तो इंटेस्टाइन के हैं ही। इसके अलावा एब्जॉर्प्टिव फंक्शन हमने देख लिया, भाई इसका मेन काम क्या है, विलाई और माइक्रोविलाई के द्वारा भोजन का अवशोषण करना। हम जितना भी भोजन करते हैं उसका ज्यादातर भाग स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषित हो जाता है। अवशोषित कैसे होता है, यहां पर ब्लड वेसल्स होती हैं उनके द्वारा होता है। और एक हमने देखा था लैक्टियल्स, जो लिम्फेटिक सिस्टम का भाग है, उसके द्वारा भी कुछ मात्रा में भोजन का अवशोषण होता है। अब अवशोषण कैसे होता है प्रॉपर, वो अपन अलग से लेक्चर में देखेंगे। तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, है ना, तीनों का एक साथ देखेंगे। भाई डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जो एक दो पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि एक तो जो विटामिन B12 है, इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसका एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है। इसके अलावा ज्यादातर जो विटामिन्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो ड्यूडेनम में या फिर कुछ मात्रा में जेजुनम में हो जाता है। लेकिन विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इलियम में होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक डिजीज हम देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो एक डिजीज हम देखेंगे क्रोन्स डिजीज। एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो डिजीज होती है क्रोन्स डिजीज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज है। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है, क्रोन्स है, एक मिनट, हाँ ये है क्रोन्स, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी छोटी आंत है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, इसलिए इसको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज भी कहते हैं। जो बाउल शब्द है वो भी हमारे इंटेस्टाइन के लिए ही प्रयोग होता है। तो क्रोन्स डिजीज को ही हम इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज भी कहते हैं। इससे क्या होता है, भोजन का ठीक तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, यानी माल एब्जॉर्प्शन। और यदि भोजन का माल एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या हो जाएगा, डायरिया, और शरीर भी नहीं बन पाता है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, क्रोन्स डिजीज। एक स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो डिजीज है वो है सिलियक डिजीज। ये क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है जिसके बारे में हम अलग से लेक्चर में देखेंगे। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम की खराबी के कारण जो बीमारियां होती है उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। सीलियक डिजीज एक वैसी ही बीमारी है। कुछ लोगों में ग्लूटन के प्रति
सेंसिटिविटी होती है, मतलब जो अपने अनाज वगैरह होता है ना, उसमें ग्लूटन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन को हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता है, जिसके कारण से ये बीमारी हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि ग्लूटन से होने वाली बीमारी कौन सी है? सीलिएक डिजीज। इसलिए इसको ग्लूटन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी। तो इस तरह से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट खत्म हुआ। चलिए आगे आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन पर। तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। अभी हमने पीछे भी देखा था कि इसके पूरे बीच में तो स्मॉल इंटेस्टाइन है और चारों तरफ क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। ये कहां से कहां तक फैली हुई है? तो यहां पर है इलियोसिकल वाल्व, ये रहा। इलियोसिकल वाल्व से लेकर ये एनस तक फैली हुई होती है। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट तो क्या हो गया? सिकम विथ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो हमारे शरीर में अवशेषी अंग है, रेजिडुअल ऑर्गन है, जो हमारे शरीर में कोई काम नहीं आता है। पर यदि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, जिसको अपन अपेंडिसाइटिस कहते हैं, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, जिसमें मरने का खतरा भी रहता है। तो पहला पार्ट तो कौन सा हो गया? सिकम विथ अपेंडिक्स। दूसरा पार्ट होता है असेंडिंग कॉलन। असेंडिंग डिसेंडिंग तो आपने नाम सुना ही होगा। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में और डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। तो ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? असेंडिंग कॉलन। तीसरे नंबर पे है ट्रांसवर्स कॉलन। चौथा जो इसका पार्ट है वो है डिसेंडिंग कॉलन। पांचवा जो इसका पार्ट है उसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन। छठा पार्ट इसका रेक्टम है और सातवां पार्ट इसका एनस या एनल कैनाल है। तो ये 7 पार्टों से मिलकर बनती है लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी यदि हम वॉल देखें तो वही 4 लेयर्स हैं। पहली सीरस। एक चीज मैंने आपको बताई या नहीं बताई कि ये जो सीरस वाली लेयर होती है इसको पेरिटोनियम भी कहते हैं, है ना। ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि सीरस लेयर जो है वो पेरिटोनियम कहलाती है। ये मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, पेरिटोनियम, है ना। पूरा स्टोमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब जगह। दूसरी हो गई हमारे मस्कुलर लेयर। तीसरी हो गई सब म्यूकस। अब यहां पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो सब म्यूकस है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। सब म्यूकस जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। और चौथी लेयर हो गई म्यूकस। अब जो सीरस लेयर होती है, सॉरी मस्कुलर लेयर जो होती है, उसमें ये देखिए, ये आपको बीच बीच में ये बैंड दिखेंगे, जिन्हें क्या कहते हैं? टीनिया कोलाई। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में जो मस्कुलर लेयर होती है उसमें टीनिया कोलाई नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब देखिए, टीनिया कोलाई के कारण आपको ये देखिए कि थैले थैले जैसी संरचनाएं दिख रही है, इनको कहते हैं होस्ट्रा। इनको क्या कहते हैं? होस्ट्रा। हमसे प्रश्न कैसे बन सकता है भाई होस्ट्रा किसका पार्ट है या टीनिया कोलाई किसका पार्ट है? इस टाइप के सीधे सीधे सवाल हमसे पूछे जाने की उम्मीद है। तो ये सब शब्द आपको ध्यान रखने, नाम ध्यान रखना है कि कौन से पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के भाग हैं। अब देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन से जो सिक्रेशन, अब यहां पे क्या डाइजेशन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में केवल और केवल एब्जॉर्प्शन का काम होता है। इसलिए यहां जो सिक्रेशन होता है वो कुछ विशेष नहीं होता, म्यूकस और कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं। तो जो भी सिक्रेशन होता है उसका पीएच एक तो कैसा होता है? एल्केलाइन होता है। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे कई सारे बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के मीडियम को एसिडिक बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारा भोजन या जो भी आएगा वो एल्केलाइन होना चाहिए, मीडियम एल्केलाइन होना चाहिए। इसलिए यहां का जो सिक्रेशन होता है उसका पीएच कितना है? 8.0, जो बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाने वाले एसिड का क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेशन करेगा। और दूसरा काम क्या है?
ल्यूब्रिकेशन एक्टिविटी, ल्यूब्रिकेट करना, ताकि खाना जो है आराम से आगे आगे बढ़ सके। अब यहां पे देखो एब्जॉर्प्शन किसका होता है भाई, ये तो अपन ने देखा ही था कि ज्यादातर एब्जॉर्प्शन कहां हो गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसका अवशोषण होगा, तो एक तो वाटर, जो भी ज्यादा मात्रा में पानी हो जाता है ना वो यहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का यहां पे एब्जॉर्प्शन होता है, एल्कोहल का भी यहां होता है, और कुछ ड्रग्स का भी, जो हम दवाइयां वगैरह लेते हैं उनमें से कुछ दवाइयों का भी एब्जॉर्प्शन यहां पे होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो पार्ट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टूल, जो हमारे लिए उत्सर्जी भाग है, एक्सक्रेटा है, जो हम शरीर से बाहर निकाल देंगे एनस के थ्रू। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या है कि यहां पे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कुछ चीजों का निर्माण करते हैं, जैसे एक तो फॉलिक एसिड, इसके अलावा विटामिन B12, इसके अलावा विटामिन के। तो यहां पे जो बैक्टीरिया है वो इनका निर्माण करने का भी काम करते हैं, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो चीज हमारे जानने की है वो है, इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है जिसको कहते हैं डाइटरी फाइबर। या आपने कई जगह सुना होगा कि हमें खाने में जो है फाइबर वाला खाना खाना चाहिए, जो शरीर के लिए ठीक रहता है। तो ये होते क्या है डाइटरी फाइबर, इसका एक और नाम होता है रफेज। रफेज, रफेज माने जो रफ है, हमने देखा होगा बचपन में हम रफ कॉपी काम में लेते थे, यानी जो हमारे लिए ज्यादा काम की नहीं है उसको कहते हैं रफेज। होता क्या है कि ऐसा भोजन जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है, बिना डाइजेस्ट हुए लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर में क्या क्या केमिकल कंपोनेंट, रासायनिक तत्व होते हैं, सेल्यूलोज होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है, इसके अलावा पेक्टिन होता है। हमारे शरीर में इनको पचाने वाले एंजाइम नहीं होते हैं, जानवरों में होते हैं, है ना, लेकिन हमारे शरीर में नहीं होते हैं, इसलिए इनका डाइजेशन नहीं होता है। बिना डाइजेस्ट हुए वे डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। मिलते काय में है डाइटरी फाइबर, तो फ्रूट्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स में मिलते हैं, कुछ जो अनाज होते हैं उनकी जो भूसी होती है उसमें मिलते हैं, जैसे हमारे गेहूं है, गेहूं की जो भूसी से बनता है उसको चोकर कहते हैं, है ना, ऐसे बाजरे का जो ऊपर का होता है, तो उनमें भी डाइटरी फाइबर काफी मात्रा में मौजूद होते हैं। अच्छा, इनका फायदा क्या होता है डाइटरी फाइबर्स का, तो इनका फायदा ये होता है कि ये एक तो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुबह अच्छी मात्रा में सलाद खा लिया है, वेजिटेबल्स खा ली है, तो उससे क्या होगा कि ये आपके चूंकि इनका डाइजेशन होता नहीं है तो काफी समय तक हमारे स्टोमक में पड़े रहते हैं, और इस कारण हमें भूख नहीं लग पाती है ना, पेट हमें भरा भरा सा प्रतीत होता है। इससे क्या होता है कि हमें भूख नहीं लगेगी तो हम कम खाएंगे, जिससे हमारे बॉडी वेट को कम करने में हेल्प मिलती है। तो डाइटरी फाइबर का बॉडी वेट को कम करने में भी बहुत ज्यादा योगदान है। इसके अलावा जो हमारा स्टूल बनता है उसकी क्वांटिटी इनके कारण बढ़ जाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, डेफिकेशन में, स्टूल पास करने में, मल त्याग में काफी हेल्प मिलती है। और इसके अलावा क्रोनिक हार्ट डिजीज या गोल स्टोन्स वगैरह जो होते हैं वो भी इनके कारण नहीं होते, इसलिए हमें हमारे भोजन में डाइटरी फाइबर लेने ही लेने चाहिए। अब ये हमारा पूरा का पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर हमारी खत्म हो गई है। अभी हमारा इसमें एक टॉपिक बचा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनका डाइजेशन कैसे होता है, इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, और फिर आगे इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले हम
और कुछ छोटी मोटी चीजें और जीआईटी से रिलेटेड देख लेते हैं। एक शब्द आता है मैस्टिकेशन। इसका मतलब होता है चबाना। हम जब हमारे मुंह में दांतों के द्वारा भोजन को चबाते हैं, इस चीज को क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन, जिसमें हमारे दांत और जबड़े हेल्प करते हैं। तो मैस्टिकेशन की जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, वो हमें याद रखनी है। तो एक इसमें मसल है मैसेटर, दूसरी है टेम्पोरल, तीसरी जो मसल्स है वो है टेरिजॉइड, और एक है बक्सीनेटर, तो ये जो है ये मैस्टिकेशंस की मसल है, मैसेटर, टेम्पोरल, टेरिगोइड और बक्सीनेटर। एक दूसरा शब्द आता है डिग्लूटिशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निगलना, स्वेलोविंग। जब हम मुंह में भोजन को चबा लेते हैं, उसके बाद में जो बनता है वो होता है बोलस। अब ये जो बोलस है ये इसोफेगस के माध्यम से स्टोमक में जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिग्लूटिशन। इसमें जो स्टार्टिंग वाला भाग होता है वो तो होता है ऐच्छिक, वॉलेंट्री, मतलब हमारी इच्छा है, भाई खाना मुंह में है, हम निगलना चाहे तो निगले, नहीं चाहे तो नहीं निगले। लेकिन एक बार जब हमने खाना निगल लिया तो उसके बाद में ये प्रोसेस हो जाता है अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री, मतलब अब हमारा कोई बस नहीं चलेगा इस पे। ठीक है, एक बार खाना मुंह से फेरिंग्स में चला गया, उसके बाद हमारा इस पे कंट्रोल खत्म हो जाता है, क्योंकि खाना जैसे ही इसोफेगस में पहुंचेगा वैसे ही हमारे जीआईटी में मूवमेंट शुरू हो जाएगा, जिस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टेल्सिस। ये मूवमेंट क्या करता है? इस तरह से होता है जो खाने को आगे पहुंचाता जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे, ये देखिए ये प्रोसेस है डिग्लूटिशन का। ये हमारा बोलस जो हमने मुंह में चबा लिया है, ठीक है, ये जाएगा यहां से, ये है हमारी इसोफेगस। इसोफेगस पीछे की तरफ होती है, इसके आगे होता है ट्रेकिया। अब हमारा खाना ट्रेकिया में नहीं चला जाए, खाना ट्रेकिया में चला जाएगा तो फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो जाम हो जाएगा। तो खाना यहां नहीं चला जाए, इसके लिए एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। जैसे ही ये बोलस आगे की तरफ बढ़ेगा, ये देखिए जैसे ये यहां नीचे आ रहा है तो ये एपिग्लोटिस, ये ढक्कन बंद हो जाएगा। ये देखिए यहां ये बंद हो गया है, जिससे खाना जो है वो ट्रेकिया में नहीं जाकर कहां जाता है? इसोफेगस में जाता है। जैसे ही खाना इसोफेगस में पहुंचेगा और यहां से आगे स्टोमक में चला जाएगा, तो वहां पर एक स्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। ये बंद हो जाएगा जैसे ही खाना इसोफेगस से स्टोमक में गया, ये बंद हो जाएगा। इसका मतलब अब खाना वापस स्टोमक से इसोफेगस में नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी ये स्फिंक्टर खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। इस बीमारी को बोलते हैं GERD। जी से गैस्ट्रो, ई से इसोफेगल, आर से रिफ्लक्स और डी से डिजीज, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, गर्ड। इसमें क्या होता है? जो हमारा खाना है वो वापस स्टोमक से इसोफेगस में आने लग जाता है। तो ये हमारी बात हुई डिग्लूटिशन की। इसके अलावा जब अब खाना स्टोमक में पहुंच गया, स्टोमक में खाने का डाइजेशन होगा, उसके बाद स्टोमक में डाइजेशन के बाद में जो भोजन होता है इसको हम बोलते हैं काइम, जो कैसा होता है? एसिडिक। ये काइम कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा।
अब देखिए स्टोमक जब खाली होता है तो स्टोमक में सबसे पहले क्या खाली होगा? कार्बोहाइड्रेट। भाई हमने खाने में कार्बोहाइड्रेट भी खाया है, प्रोटीन भी खाया है और फैट भी खाया है, तो सबसे पहले क्या खाली होगा? कार्बोहाइड्रेट। सेकंड नंबर पे प्रोटीन खाली होता है, सबसे लास्ट में क्या खाली होता है? फैट। ठीक है, ये स्टोमक के खाली होने का क्रम है। एक शब्द और आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहां पे भी बचा खुचा जो पानी वगैरह है उसका एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर खाना पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से रेक्टम में, और वहां से एनल कैनाल और एनस के थ्रू बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिकेशन। अब देखिए मल स्टोर कहां रहता है? तो हमने जो लार्ज इंटेस्टाइन देखी थी यहां पे, यह है सिग्मोइड कोलोन। खाना जो है वो यहां पर आकर स्टोर रहता है। ठीक है, यहां से खाना जाएगा रेक्टम में। रेक्टम में दो तरह के स्फिंक्टर हैं। रेक्टम में पहुंचा, रेक्टम में दो ढक्कन है, एक तो यहां एक यहां। यहां वाले को बोलते हैं इंटरनल, अंदर की तरफ है तो इसको बोलते हैं इंटरनल, और बाहर वाले को बोलते हैं एक्सटर्नल। ये जो है ये है इनवॉलेंट्री, इस पे हमारा बस नहीं चलता। जैसे सिग्मोइड कोलोन भरी, यहां से भोजन यहां आ जाएगा। लेकिन ये जो एक्सटर्नल वाला है ये होता है वॉलेंट्री, इस पे हमारा बस चलता है। यदि हम यहां से इस अभी हम मान लीजिए हमारे प्रेशर बन रहा है, लेकिन अभी हम किसी ऐसी पोजीशन या कंडीशन में है कि नहीं, अभी हम स्टूल पास नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा? ये स्फिंक्टर बंद रहेगा, खाना यहां से वापस सिग्मोइड कोलन में चला जाएगा, और वापस यहां पे क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इससे क्या होता है? यदि हम ज्यादा समय तक स्टूल पास नहीं करते हैं तो जो हमारा स्टूल है वो हार्ड होता जाता है, और उससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या बाद में होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं गैसेस इन जीआईटी। हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो गैसेस बनती है वो किस कारण से बनती है? तो ये दो कारणों से बन सकती है, एक तो एक्सोजीनस कारण और एक एंडोजीनस कारण। एक्सोजीनस मतलब बाहर से गैसेस का अंदर आना। ये कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए अपन मुंह से श्वास ले रहे हैं तो आ गया, या फिर हम भोजन निकल रहे हैं उस समय श्वास अंदर चली गई, हवा अंदर चली गई, या फिर कार्बोनेटेड हम बेवरेजेस का सेवन कर रहे हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, सोडा हो गया, उससे भी जो है वो गैसेज हमारे जीआईटी में चली जाती है। जीआईटी में गैसेज का 90% जो पार्ट है वो एक्सोजीनस होता है, केवल 10% पार्ट एंडोजीनस होता है। और ये एंडोजीनस कैसे होता है? जब बैक्टीरिया डाइजेशन करते हैं हमारे खाने का, तब कुछ गैसेज बनती हैं, जो केवल कितनी है? 10%। अब ये जो गैसेज है ये बाहर कैसे निकलती है? तो इसके बाहर निकलने के दो रूट हैं। पहला रूट जो है वो है मुंह के द्वारा। तो यदि ये गैसेज मुंह के थ्रू बाहर निकल रही है तो इसके लिए शब्द जो आता है वो है बेल्चिंग या फिर बर्पिंग। और यदि ये गैसेज एनल रूट से, एनस के थ्रू बाहर निकल रही है, तो इसके लिए जो शब्द आता है वो आता है फ्लैटुलेंस, या इसी को फार्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जीआईटी से रिलेटेड सब मोटी मोटी बातें हो गई। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा इसमें बचा है, जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद हमारा जीआईटी खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक आप इनको पढ़िए, इनका रिवीजन कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।